गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं बेटा? आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि शुरुआत में तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लेकिन जब अर्थ मैग्नेटिज्म आता है तो थोड़ा सा अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन अच्छा नहीं बनता है तो फिर प्रश्न को करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। यहां पर आइएगा, सबसे पहले हम बात करें कि चैप्टर क्या है। चैप्टर तो हमने बताया मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। आपकी क्लास 12 की जो बुक है NCERT, उसमें ये चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, करेक्ट। व्हाट इज द कॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म? तो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म ऑफ अ बार मैग्नेट। एक जो बार मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट जो हम आप लैब में रखते हैं, जो अन्य फेरोमैटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसका मैग्नेटिज्म का कारण क्या है? देखिएगा, ये कुछ थ्योरीज हैं, जैसे मैक्स वेबर की अपनी थ्योरी है, इसके अलावा अन्य वैज्ञानिकों की है। तो उनका ये मानना है कि वास्तव में हर मॉलिक्यूल, हर एटम अपने आप में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। हर एटम, हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक मैग्नेट है। कैसे? आपको पता है कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो क्लॉकवाइज करंट पैदा करेंगे। और हमने पढ़ा है कि अगर किसी लूप में करंट बह रही हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो इस तरह से हर एक ही, तो अगर एक चीज और देखें कि हर एटम के अंदर सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो उसमें कई हो सकते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के रेवोल्यूशन से, उनके रिवॉल्व करने से एक करंट पैदा होती है और उस करंट की वजह से ही मैग्नेटिज्म पैदा होता है। इसका मतलब हर एटम एक टाइनी करंट लूप है, टाइनी एटॉमिक लूप है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन से ही नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिज्म में वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा क्योंकि करंट का इफेक्ट देता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, इसलिए भी मैग्नेटिज्म देता है। इस वजह से हर एटम या हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट है। अकॉर्डिंग टू वेबर एंड अदर साइंटिस्ट, एवरी एटम और मॉलिक्यूल बिहेव्स एज टाइनी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मैग्नेट। हर एटम, हर मॉलिक्यूल एक छोटा सा एटम है। क्यों है वो मैंने बताया, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन से करंट का इफेक्ट आएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग से भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म पैदा होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अगर हर मॉलिक्यूल और एटम एक मैग्नेट है, टाइनी मैग्नेट है, तो फिर हर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। चलिए, वो एक आगे का विषय है कि कोई सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक होता है, कोई डायमैग्नेटिक होता है, कोई पैरामैग्नेटिक होता है, कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, उनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कमजोर होता है। वो तो आगे वाले इसी चैप्टर में या आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर बात करेंगे। बिफोर टाइम बात नहीं करते। लेकिन एक बात तो ये भी आ सकती है कि आयरन से हम एक अच्छा स्ट्रांग मैग्नेट बना लेते हैं, लेकिन आयरन को जब तक मैग्नेटाइज न किया जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो हर लोहे का टुकड़ा, हर पीस ऑफ आयरन मैग्नेट तो नहीं है। तो ऐसा क्या है कि हर एटम, हर मॉलिक्यूल मैग्नेट है, लेकिन पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ कोबाल्ट, पीस ऑफ निकल, ये ऑर्डिनरी स्टेट में आप उठाए तो वो मैग्नेट नहीं है। कैसे उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा होती है जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वास्तव में किसी सब्सटेंस के अंदर, जैसे मान लीजिए आयरन का पीस ही है, या आयरन का पीस है, आयरन का टुकड़ा है, या आयरन या इस तरह के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करने वाले किसी भी सब्सटेंस का अगर ये पीस है, तो इसके अंदर हर एटॉमिक मैग्नेट, जैसे मान लीजिए एटॉमिक मैग्नेट है और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इधर है, मतलब हर एटम एक खास डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। जैसे आप एक बार मैग्नेट लेते हैं तो ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर होता है साउथ से नॉर्थ। तो ये एरो एक तरह से इस एटॉमिक मैग्नेट के डायपोल मोमेंट m को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एटम एक मैग्नेट है, लेकिन किसी सब्सटेंस के अंदर ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जैसे ये एटम का डायपोल मोमेंट दाहिनी तरफ है तो इसका डायपोल मोमेंट बाईं तरफ है, तो इसका डायपोल मोमेंट बाईं तरफ है। ये अगर इधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रखता है तो ये इधर रखता है। इस तरह से हर एटम किसी पड़ोसी एटम के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैंसिल करता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी स्टेट में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दीज एटॉमिक मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन सच वे दैट दे कैंसिल ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। इसलिए ये सब्सटेंस एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। आयरन का पीस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए बहुत दिनों तक, तब वो मैग्नेट बनता है।
तो अब आया कि ये अगर आयरन का पीस था, इसके अंदर का हर एटम एक मैग्नेट है, लेकिन ये इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं कि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते हैं। अगर एक दूसरे को मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जीरो है। बट व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसी सब्सटेंस को आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ये हमने रख दिया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इन सभी एटॉमिक मैग्नेट पर एक टॉर्क लगता है। हमने पढ़ा है, या आपने पहले भी पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ा तो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। हर करंट कैरिंग लूप या बार मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है। तो ये भी तो मैग्नेट है, इनके ऊपर भी इस मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क होता है एम डी साइन थीटा। वो टॉर्क इन सबको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेस और मोर पूरी तरह से या कई बार थोड़ा सा कमजोर तरह से अलाइन कर देता है। और अगर ये सारे मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही तरफ हो गई, अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। तो क्या बात आई बेटा, से कंक्लूड करें, अगर हर एटम, हर मॉलिक्यूल एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, वो एक टाइनी मैग्नेट है, लेकिन ऑर्डनरी स्टेट में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये एटॉमिक मैग्नेट्स रैंडमली इस तरह से इधर उधर बिखरे हुए होते हैं कि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को नलिफाई, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए ऑर्डनरी स्टेट में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन पीस जैसा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म को रिटेन करने वाला सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज नहीं होता है। लेकिन अगर इसे उठा के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इन सभी एटॉमिक मैग्नेट्स पर फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में एक टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क इनको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या तो पूरी तरह से या पार्शियली अलाइन कर देता है। इसलिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग या कमजोर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो अभी हमने बात किया कि हर बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर का हर एटम एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक, इतना नोट करो। बार मैग्नेट, इसको बेटा मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं। एक बार मैग्नेट जो होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक बार मैग्नेट है, उसमें एक जगह पर इसका नॉर्थ पोल की पूरी स्ट्रेंथ फोकस्ड होती है, इसे पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, हम वर्ड ले आएंगे इसको। तो आप देखिएगा, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो जितना बार मैग्नेट की फिजिकल लेंथ होती है उनके बीच की दूरी उससे थोड़ी कम होती है। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसीलिए इसको इफेक्टिव लेंथ ये कहते हैं। तो एलई क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। और ये किसके बराबर है बेटा, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट पोल या नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। लेकिन अगर आप देखें मैग्नेट की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ये यहां से यहां तक जो दिख रही है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। एलजी इज ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ एलजी। आप देखें थोड़ी सी ज्यादा है, तो एलजी इज स्लाइटली मोर देन एलई। रिलेशन ये है, एलई जो होता है ये एलजी का लगभग 5/6 टाइम्स होता है। ये तो एलई इफेक्टिव लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ द एलजी होता है। ये खैर इफेक्टिव लेंथ थोड़ा छोटा होता है। आप अब एक चीज और यहां पर हम लोग देख सकते हैं, एक मैग्नेटिक डायपोल को हम जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था उससे कंपेयर अगर करें, तो कंपेयरिंग विद इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही, एक जैसे ही काम करते हैं। तो मैं याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर ये पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, तो ये नेगेटिव चार्ज था माइनस क्यू। आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिक डायपोल में माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ एक प्रॉपर्टी शो की जाती थी, इसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते थे। शॉर्ट में हम सिर्फ डायपोल मोमेंट कहेंगे। अगर इनकी लेंथ, इन दोनों के बीच की लेंथ को हम 2L से लिख लेते तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वॉज Q × 2L होता था। अब अगर हम इसी आधार पर इनको कंपेयर करें, एक चीज आइएगा और कंपैरिजन निकालते तो पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें भी तो पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती थी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं होती थी। यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये नॉर्थ पोल से निकलेंगे साउथ पोल पे जाएंगी और फिर ये अंदर भी जाती है। बस यही फर्क है। अब जरा एक चीज और आइएगा, जैसे माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है,
वैसे यहां पर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक टर्म होता है m। फिर रिलेटिव बट फिर से कर दें, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं, उसी तरह से देखें नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, साउथ पे खत्म होती हैं। तो अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो क्या दिखता है कि पॉजिटिव चार्ज जैसा नॉर्थ पोल बर्ताव करता है, इसलिए नॉर्थ पोल को अब से हम पॉजिटिव पोल मानेंगे और इसकी स्ट्रेंथ को हम QM से लिख रहे हैं, इसे हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। पोल स्ट्रेंथ अभी हम आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के टर्मिनेट होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाके एंटर करती हैं। तो उस लिहाज से देखें पॉजिटिव चार्ज जैसा बर्ताव नॉर्थ पोल का है और नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेवियर जो है साउथ पोल का है। तो इसलिए अब हम लोग नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, जैसे यहां +Q लिखा था इसे +QM लिखेंगे, इसे हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो QM इज पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है हम चर्चा करते हैं। साउथ पोल नेगेटिव की तरह काम कर रहा है तो -QM लिखेंगे और ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो अब यहां पर अगर हम देखें, जैसे माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, वैसे ही साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर यहां पर आए कि P का फार्मूला ये था, तो M का फार्मूला क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का करंट कैरिंग लूप में हम कई फार्मूले पढ़ चुके हैं, कम से कम M = NIA तो पढ़ ही चुके हैं, N को 1 कर दे तो IA पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का करंट कैरिंग लूप में फार्मूला NIA होता है। यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसे M से लिखते हैं। बिल्कुल नाम से देखें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। और ये कैसे होता है, जैसे P = Q × 12 होता है, वैसे ही अगर आप इसमें देखें, ये P की जगह पर M = Q की जगह QM आएगा, QM इंटू इफेक्टिव लेंथ को यहां पर हमने 2L से लिखा था, यहां पर LE लिखा है, लेकिन क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में LE को 2L लिखने का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में LE को 2L लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसी से लिख लेते हैं। तो आप देखिए अगर इफेक्टिव लेंथ 2L है तो यहां पर भी ये QM × 2L आ जाता है। तो क्या बात आई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज जिसका दूसरा नाम पोल स्ट्रेंथ है, 2L आ जाता है, ये पोल स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसी मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि वो मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग और कितना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ को क्या कह सकते हो, it tells us about the strength of the pole of the magnet। मतलब आपको पता है बेटा कि एक मैग्नेट जो होता है, आयरन की जो पीसेज उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक मैग्नेट का एक पोल दूसरे मैग्नेट के अपोजिट नेचर के पोल को अट्रैक्ट करता है, तो कितनी तेजी से अट्रैक्ट करता है ये पोल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो पोल स्ट्रेंथ बताता है किसी मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ पोल कितना स्ट्रांगली अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से, राइट। तो इक्वेशन 1 तक आ जाइए, फिर हम इसमें थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ की ये डेफिनेशन आ गई। पोल स्ट्रेंथ बेटा स्केलर क्वांटिटी है। पोल स्ट्रेंथ, इसे हम QM से लिख रहे हैं, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं, इसकी यूनिट क्या होगी, इस फॉर्मूले से लगाएंगे। यूनिट ऑफ QM अगर आप लें तो आप ही लेंगे M = QM × 2L होता है, तो QM = M/2L होता है। आप बताइए यूनिट QM का क्या होगा, ये आप लिख लो बेटा नीचे वाला, इसे मिटा के थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। आइए तो देखो यूनिट ऑफ QM क्या है, M का यूनिट आपको याद होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये फार्मूला बेटा यूज करें, M = NIA। तो इसका यूनिट क्या होगा, N तो नंबर ऑफ टर्न्स, I इज एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो I इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखो इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, 2L लेंथ है, मीटर कैंसिल हुआ तो ये एम्पियर मीटर है, राइट। तो यूनिट इसका बेटा एम्पियर मीटर हो गया। डायमेंशन ऑफ QM, देखो बेटा एम्पियर खुद ही एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है, तो A और मीटर का मतलब AL आ जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। डायमेंशन मतलब डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया, ठीक। तो ये पोल स्ट्रेंथ आ गया। नेक्स्ट आया कि पोल स्ट्रेंथ की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एक होती है, डायरेक्टिव
प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, अगर एक बार मैग्नेट को यहां पर आप लें और फ्रीली सस्पेंड करते हैं, धागे से, मान लो ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, धागे से हैंग करते हैं, तो ये बेटा चाहे जिधर जाए फाइनली जिस तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, एनएस डायरेक्शन में होता है, उस डायरेक्शन में ठहर जाता है। ठीक, तो आप क्या कह सकते हो, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहर जाएगा। नॉर्थ साउथ मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है, अर्थ मैग्नेटिज्म में इसे बताएंगे किधर क्या होगा। आपके मन में आएगा कि सर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट किधर होगा, साउथ पोल, वो अर्थ मैग्नेटिज्म में आपको बताएंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ, साउथ का मतलब मैग्नेटिक साउथ ऑफ व्हाट, अर्थ, इसमें ठहरता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ है यहां पर। ठीक, तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आ गई। अब नेक्स्ट आता है मोनोपोल्स, मोनोपोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। तो पता है एक मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसके अंदर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर आप इसके दो टुकड़े कर दो यहां से, तो ये दो नए मैग्नेट तैयार हो जाएंगे। आप देखिएगा, ये दो अगर यहां से टुकड़ा करते हैं तो ये साउथ और ये नॉर्थ ऐसे तैयार हो जाएंगे। एक दूसरा मैग्नेट ऐसे, देखिए ये नॉर्थ था, नॉर्थ ही बना रहेगा, इधर एक साउथ आ जाए। अगर आप इसके और टुकड़े कर दें, इसके दो टुकड़े कर दें, तो दो दो चार नए मैग्नेट तैयार हो गए। तो इसका मतलब है आप इस मैग्नेट को तोड़ें और आप सर ऐसा करते हैं, नॉर्थ पोल अलग करते हैं, साउथ पोल अलग करते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही दो टुकड़े करेंगे नए नॉर्थ साउथ पोल डेवलप होंगे। और इनके टुकड़े करिए, दोनों टुकड़ों में नॉर्थ साउथ पोल अपना अलग अलग होगा। यानी किसी भी मैग्नेट का मोनोपोल यानी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तुमको इसको तोड़ के अलग करें, या अलग अकेला हो जाएगा या अलग हो जाएगा, नहीं। तो इसका द मोनोपोल्स ऑफ बार मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स, मोनो मतलब वन, अलग अलग, मोनोपोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके सपोर्ट में आप क्या कहेंगे, एक मैग्नेट के दो टुकड़े करो, दोनों मैग्नेट दो डायपोल के साथ, एक मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के साथ तैयार हो जाएंगे। इनके फर्दर टुकड़े करो, वो टुकड़े फिर अपने में नॉर्थ और साउथ पोल लेकर के तैयार हो जाएंगे, एक नए मैग्नेट की तरह कार्य करेंगे। इवन आप इनको तोड़ तोड़ करके इनको एटम के बराबर ले आओ, तो हर एटम भी अपने में एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेकर के चलेगा। यानी चाहे जितना छोटा मैग्नेट हो, उसके अंदर दो पोल जरूर एग्जिस्ट करेंगे। अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अब जरा सा जो पोल स्ट्रेंथ की हमने बात की थी, उस पर थोड़ा सा और पॉइंट ले आते हैं। देखिएगा, नोट, पोल स्ट्रेंथ Qm of the magnet depends upon पोल स्ट्रेंथ दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। जैसे ये मैग्नेट है बेटा, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो पोल की ताकत कितनी होगी, नॉर्थ पोल कितना स्ट्रांग होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, जैसे आयरन ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट होता है तो उसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा तगड़ा होगा, निकल कम होता है, कोबाल्ट कम होता है। आपको पता है बेटा, हर सब्सटेंस का बनाया गया मैग्नेट उतना ताकतवर, उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, राइट, नेचर ऑफ द मटेरियल। आयरन का मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर सब्सटेंसेस। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। मतलब जैसे यही मैग्नेट होता है रॉड की तरह, सिलेंडर की तरह ऐसा, तो इसके ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो पोल स्ट्रेंथ ज्यादा। तो यहां पर क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए। इसका मतलब आया Qm इज प्रोपोर्शनल टू A। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोल स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। लेंथ जिसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के लेंथ पर नहीं डिपेंड करता है। मतलब आप देखिएगा, अगर एक बार मैग्नेट ऐसा है, ये इसका एरिया ये दिख रहा है, और एक बार मैग्नेट ये ऐसा, इसका एरिया कम दिख रहा है, लंबाई ज्यादा है।
अब आप बताइएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर आप क्यूएम ले लें माइनस क्यूएम ले लें तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो एरिया इसका ज्यादा है, ए इज मोर, क्यूएम इज मोर एज कंपेयर टू दिस लेयर। इसका देखो एरिया कम है, ए इज लेस, तो देयरफॉर क्यूएम इज लेस। तो पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ये लेंथ पे नहीं, देखो लेंथ पे नहीं डिपेंड करता है। मैं भी बात और कर लेता हूं यहां पर, जैसे देखिएगा अगर मान लीजिए एक बार मैग्नेट, ये इसका पोल स्ट्रेंथ QM है, माइनस QM, ये प्लस QM है, ये आपने लिया माइनस प्लस QM। अगर आप इस मैग्नेट की ये लंबाई अगर आप लेना चाहते हैं 2L ही ले लीजिए, 2L लंबाई, इसको दो तरह से कट कर देते हैं, एक ये हिस्से से कट करते हैं, एक इस हिस्से से कट करते हैं। तो अगर हम y1 y2 से कट करें, इसे y1 y2 से कट करें तो देखिए क्या आएगा। तो आप पहला पार्ट करोगे, when cut along y1 y2, अगर y1 y2 से कट करते हैं तो देखो बेटा इधर का जो इस तरह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, ये इधर की मोटाई उतनी ही होगी, राइट। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा तो पोल स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे कर दोगे कि भाई साहब इसकी लंबाई जरूर आधी हो जाती है, देखो ये लंबाई 12 थी, अब ये L हो गई, लेकिन एरिया बेटा इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ इसकी माइनस QM और प्लस QM ही बनी रहेगी, नो इफेक्ट। सेकेंड पार्ट भी आप ले लें, इसका देखो लेंथ इसका L रहेगा, पोल स्ट्रेंथ माइनस QM प्लस QM बना रहेगा, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हुआ, तो नो चेंज इन पोल स्ट्रेंथ ऑल्दो लेंथ इज हाफ्ड। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं, सेकेंड पार्ट लेते हैं, अगर आप ये x1 x2 के अलोंग कट कर दें, व्हेन कट अलोंग x1 x2, आप इसके अलोंग कट कर दें, अब आप देखिए चीजें बदल जाती हैं। आप देखिए इसकी लंबाई तो वही बनी हुई है, आप देखिए आप ऐसे अगर कट करेंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाला है, लंबाई तो 2L ही बनी हुई है, लेकिन एरिया देखो बेटा ये इतना आधा अलग हुआ, इधर आधा अलग हुआ, पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। तो अब इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, देखो इसकी पोल स्ट्रेंथ QM/2 हो जाएगा। वाई? बिकॉज एरिया इज हाफ माइनस QM/2। इसी तरह दूसरा टुकड़ा ले ले, लंबाई में चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां देख रहे थे आप, एरिया में चेंज से पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा, ठीक। तो आप देखिए पोल स्ट्रेंथ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। पोल स्ट्रेंथ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, और पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ पर इसका असर नहीं होता है। तो अब अगर हम अगला पार्ट लें कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या असर इन पे पड़ेगा, जरा वो आप देख लें यहां पर। इसी केस में आ जाइएगा, सेम केस में आया बेटा। अब आप बताइएगा ये y1 y2, अगर मैं इस केस की बात करूं तो आप बताएं इसका पोल स्ट्रेंथ यहां क्या है। देखो पोल स्ट्रेंथ इस केस में अगर आप देखें तो क्या है, आप कहोगे पोल स्ट्रेंथ इज QM। डायपोल मोमेंट क्या था, या M सीधे लिख लो, M क्या था इस केस में, M इक्वल QM इंटू 2L। ये था इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ओरिजिनल केस है, इसमें देखो इसका पोल स्ट्रेंथ QM है, ये था। डायपोल मोमेंट आपको पता है QM इंटू लेंथ होता है, ये था। अब हम बात करें जब इस तरह से कट किया गया तो पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ा, तो आप बताइएगा इस वाले पार्ट में पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया। पोल स्ट्रेंथ अगर हम इसको QM डैश लिख लें तो तुम कहोगे सर वो तो QM ही बना रहा, QM ही बना रहा। तो देखिए जब आप ऐसे कट करते हैं y1 y2 के एक्सिस के लॉन्ग, पोल स्ट्रेंथ QM ही बना रहा, QM ही बना रहा। डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, M डैश इक्वल टू आप देखें तो आएगा QM डैश इंटू L होता है। आप बताओ बेटा इसका डायपोल मोमेंट QM डैश, इसका पोल स्ट्रेंथ QM डैश है, लेंथ तो L हो गई।
तो आप इसे क्या लिखोगे, QM इंटू एल। और जरा कंपेयर करिए, यहां पर m की वैल्यू QM इंटू 2L था, यहां QM इंटू एल हुआ, इसका मतलब ये m का आधा हो गया। मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आया है कि जब एक बार मैग्नेट को y1 y2 के अलॉन्ग कट करते हैं तो इस स्थिति में आने के बाद पोल स्ट्रेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वही बना रहता है, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आधा हो जाता है, QM इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले QM इंटू 2L था, राइट। अब तुम कहोगे सर यही स्थिति यहां देख ली जाए, बताओ बेटा। इस केस में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इज हाफ, पोल स्ट्रेंथ सिंबल हम QM डैश लिख लें, दैट इज QM बाई 2। आप चेक कर लो, QM बाई 2, QM बाई 2। डायपोल मोमेंट क्या आएगा, लेंथ वही है बेटा 2L है, M डैश क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट। आइए, पोल स्ट्रेंथ QM डैश इंटू लेंथ 2L, QM डैश क्या है, QM बाई 2 इंटू 2। अब आप यहां देखो, QM इंटू 2L को हम M लिख सकते हैं, QM इंटू 2L को M, तो आप लिख सकते हो M बाई 2, तो M डैश इज हाफ। तो इस केस में पोल स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ा था, डायपोल मोमेंट आधा हो गया था। इस केस में क्या हुआ, पोल स्ट्रेंथ भी आधी हुई, डायपोल मोमेंट भी आधा हुआ। न्यूमेरिकल है ये, आएगा आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी हमने यहां पर लिया कि मैग्नेट क्या है, उसका मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, उसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल से इसका कैसा रिलेशन है, कैसे हम उससे सिमेट्री लेकर के चल सकते हैं, और फिर पोल स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी बातें करने को है। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो नोटिफिकेशन आया, नया लेक्चर आया, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। एंड डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग इज टू बी अनाउंस दैट आप चैनल पे देखते होंगे जहां पर सब्सक्राइब वाला बटन होता है, उसी के बगल में ज्वाइन JOIN का बटन है। ये मेंबरशिप प्रोग्राम होता है, इसमें एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट पर मंथ दे करके आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। उस मेंबर बनने से क्या होता है कि अगर जब जैसे ये 20 या 20+ मेंबर होंगे, वैसे ही हम आप लोगों के साथ हफ्ते में 2 दिन कम से कम लाइव क्लास करेंगे, डायरेक्ट यहां से लाइव क्लास करेंगे, उसमें आपकी लाइव प्रॉब्लम भी लेंगे, साथ ही साथ मेंटोरशिप, आपका क्या फ्यूचर का, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे अपने टेस्ट में इंप्रूव करना है, कैसे हमें पढ़ने के दौरान रिवीजन प्लान रखना है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक रिकॉर्ड रख के चलेंगे। तो अगर आपको लगता है यूजफुल है तो मेंबरशिप प्रोग्राम को छोटा सा अमाउंट पर मंथ का है, उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना आप सोचेंगे उससे बेहतर ही करने की कोशिश करेंगे, और फिर आपके सजेशन भी वहां पर स्वीकार होंगे। थैंक यू वेरी मच।